बीएड सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर के फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड और फोर्थ यूनिट के जितने क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर दिया था पिछले वीडियो में। तो इसमें चलते हैं, जो कुछ और बचे क्वेश्चन है उसके साथ साथ पाँचवीं यूनिट जो सेकेंड पेपर की है तो उसे भी कंप्लीट करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। पिछले वीडियो में हमने 765 क्वेश्चन तक अपलोड किया था, तो 766 क्वेश्चन को देखते हैं। मानक प्राप्तांक का माध्य हमेशा कितना होता है? तो 0 होता है। नेक्स्ट है, आयु मानक का निर्माण निम्नांकित में से किसके लिए उपयुक्त होता है? तो वैसे शील गुण जिसमें व्यक्ति की उम्र बीतने के साथ साथ एक क्रमबद्ध परिवर्तन आता है। नेक्स्ट है, किसने कहा यदि विश्वविद्यालय शिक्षा में हमें किसी एक सुधार को प्रस्तावित करना हो तो वह परीक्षा में ही संभव होगा? तो ये आंसर है शिक्षा आयोग। ये मतलब शिक्षा आयोग ने कहा था। किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि प्रत्येक छात्र का प्रारंभिक कक्षा से ही संकलित गणना कार्ड होना अत्यंत आवश्यक है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा था। 9 अक्षरीय अंक स्तर का प्रस्ताव किसने दिया था? तो हिल ने दिया है। एक कसौटी संदर्भित परीक्षण द्वारा किसी छात्र के शैक्षिक स्थान को पूर्ण रूप से परिभाषित व्यवहारिक क्षेत्र के संदर्भ में निश्चित किया जाता है। ये किसने कहा था? विलियम जेम्स पोफम ने कहा था। शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर दिया तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। ग्रेड अंकों में से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? तो विश्लेषणात्मक संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में EI ग्रेड है, तो EI ग्रेड है 20 से लेके 32% तक। NCF ने बल दिया था, तो NCF ने क्रिया आधारित शिक्षा पर बल दिया था। निम्न में से ग्रेडिंग प्रणाली है, तो ग्रेडिंग प्रणाली CCE है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में विद्यार्थियों की गतिविधि को देखा जाता है, तो शैक्षिक गतिविधि, सहगामी और कक्षा अध्ययन अंतः क्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है, तो परिणात्मक, निदात्मक और गुणात्मक। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। CCE प्रणाली में A ग्रेड कितने प्रतिशत तक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रदान की जाएगी? तो 81 से लेकर 90 तक। CCE को प्रभावी बनाने के लिए किस प्रणाली का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ होता है? तो वस्तुनिष्ठ प्रणाली का। CCE में कितने प्रकार की परीक्षाएं ली जाती हैं? तो 2 प्रकार की। नेक्स्ट है, CCE सबसे पहले किस कक्षा से लागू किया गया? तो कक्षा 9 से लागू किया गया। CBSE ने किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी थी? तो 2010 एवं 11 में। नेक्स्ट है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में किस कक्षा से बालकों के स्वमूल्यांकन को रिपोर्ट कार्ड में शामिल किया जाना चाहिए? तो कक्षा 5 से। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में कुल कितने फॉर्मेटिव जांच का प्रावधान है? तो टोटल इसमें 4 फॉर्मेटिव जांच का प्रावधान है। CCE प्रणाली में कुल कितने समेटिव असेसमेंट किए जाएंगे? तो टोटल 2 किए जाएंगे, 2। CCE प्रणाली में द्वितीय समेटिव जांच कब की जाएगी? तो मार्च में। CCE का पूरा नाम है सतत एवं समग्र मूल्यांकन। ABL क्या है? तो ABL है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। CCE ने मूल्यांकन के आधार पर बालक को कितने ग्रेड में बांटा जाता है? तो बालक को 5 ग्रेड में। ग्रेड प्रणाली के भाग हैं, तो अंकपरास, ग्रेड और ग्रेड अंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। निम्न में कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षा प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता? तो विद्यार्थी का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना। CCE प्रणाली में C ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रदान किया जाता है? तो 41 से लेकर 50 तक। नेक्स्ट है, CCE प्रणाली किसने घोषित की थी? तो CCE मानव संसाधन विकास मंत्रालय और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा ने, इन दोनों ने किया था। नेक्स्ट है, CCE प्रणाली के उद्देश्य हैं, तो CCE प्रणाली के बोधात्मक, क्रियात्मक एवं भावात्मक कौशलों का विकास, अध्ययन एवं अधिगम की प्रक्रिया को छात्र केंद्रित बनाना, निदान और उपचार के साधन प्रदान करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, और मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है और लास्ट यूनिट है आपकी, सांख्यिकी के जन्मदाता है, तो सांख्यिकी के जन्मदाता गार्ड फ्रायड है। नेक्स्ट है, सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति हुई, तो सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के स्टेटस और इटालियन भाषा के स्टेटिस्टा से हुई है। नेक्स्ट है, सांख्यिकी गणनाओं का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो
बाउले का है। सांख्यिकी का कार्य नहीं है, तो सांख्यिकी का कार्य अंकगणित में अच्छे नंबर दिलाना, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी प्रश्नों के संग्रह, उनके विश्लेषण तथा निष्कर्ष निकालने का विज्ञान है, ये किसने कहा? तो कैडाल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षण एवं अनुसंधान द्वारा प्राप्त सामग्री को बांटा गया है, तो गुणात्मक और गणनात्मक दोनों में। सांख्यिकी की कौन सी सीमा नहीं मानी जाती? तो इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है, सांख्यिकी का प्रमुख कार्य है लेखा जोखा तैयार करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा निष्कर्षों की सहायता एवं शुद्धता की जांच करना। पैराडाइज हेलिंगेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉन मिल्टन। प्राप्त निष्कर्ष सर्वाधिक विश्वसनीय होते हैं समानांतर माध्य के आधार पर। सांख्यिकी अनुसंधान का एक उपकरण है जिसका संबंध अंकिक तथ्यों के संग्रह एवं व्याख्या की विधियों से है, तो ये किसका कथन है? तो ये टाटे का कथन है। किसने कहा है कि सांख्यिकी का अर्थ मात्रात्मक सूचना से या उस विधि से है जो मात्रात्मक सूचना से संबंधित है? इसमें मात्रात्मक सूचना का संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा व्याख्या की जाती है, तो सिम्पसन तथा काफ्का के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसके अनुसार सांख्यिकी अनुमानों तथा संभाव्यों का विज्ञान है? तो ये है बोडिंगटन के अनुसार। सांख्यिकी गणित की वह एक शाखा है जिसका संबंध अंकों की गणना से है, ये किसका कथन है? तो ये कथन है गिलफोर्ड का। सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी घटनाओं की व्याख्या, वितरण तथा तुलना के लिए अंकित तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण तथा स्मरीकरण का कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाविट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार गणना अथवा अनुमानों के संग्रह से विश्लेषण प्राप्त परिणामों से सामूहिक प्रकृति अथवा सामाजिक घटनाओं पर निर्णय करने की विधि को सांख्यिकी विज्ञान कहते हैं? तो किंग के अनुसार है। नेक्स्ट है, सांख्यिकी के प्रकार है, तो सांख्यिकी प्रचलन सांख्यिकी और अप्राचल सांख्यिकी, ये दोनों हैं। इस प्रकार की सांख्यिकी में जिस प्रकार के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है वे आंकड़े प्रदर्शित और सामान्य वितरण से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है प्राचल सांख्यिकी। किसके वितरण मुक्त सांख्यिकी कहा जाता है? किसे वितरण मुक्त सांख्यिकी कहा जाता है? तो अप्राचल सांख्यिकी को। प्राचल सांख्यिकी के उदाहरण है, तो प्राचल सांख्यिकी के उदाहरण टी टेस्ट है। नेक्स्ट है, अप्राचल सांख्यिकी के उदाहरण है, तो अप्राचल सांख्यिकी के ची स्क्वायर टेस्ट और सिंग टेस्ट, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। सांख्यिकी की कौन सी सीमा नहीं मानी जाती? तो सांख्यिकी पूर्णतः शुद्ध होती है, ये नहीं माना जाता। इस प्रकार की सांख्यिकी का प्रयोग अधिक बड़े समूहों से संबंधित समस्याओं के अध्ययन के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निष्कर्षात्मक सांख्यिकी। नेक्स्ट है, माना 10 छात्रों के एक समूह में के हिंदी के प्राप्तांक 21, 25, 26, 24, 27, 22, 28 है, तो इस समूह का केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या होगा? तो इसका केंद्रीय प्रवृत्ति का माप 24 होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति का मानक नहीं है, तो मानक विचलन। केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मापक नहीं है? तो प्रसार। मध्यमान का सूत्र है, तो मध्यमान का सूत्र m सिग्मा एफ एक्स अपान के n। नेक्स्ट है, सूक्ष्म विधि से मध्यमान ज्ञात करने का सूत्र है, तो सूक्ष्म विधि से m am प्लस सिग्मा एफ डी अपान के n इंटू m। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी में मध्यमान को किस चिन्ह से प्रकट करते हैं? तो सांख्यिकी मध्यमान को m से प्रकट करते हैं। मध्यमान है, तो मध्यमान प्राप्तांकों के योग का 50% है। नेक्स्ट है, सांख्यिकी में प्राप्तांक 1 का विस्तार होता है, तो 0.5 से 1.5 तक। जब किसी एक पद का मूल्य 0 हो तो गुणोत्तर माध्य होगा 0। निम्नांकित में से माध्यिका का प्रतिनिधित्व करता है, तो P 50। सभी पद मूल्यों में से 50 घटाने का माध्य होगा 50 से कम। यदि इन मूल्यों का योग 630 एवं समांतर माध्य 21 है, तो इनका मान क्या होगा? तो इनका मान 30 होगा। माध्यिका ज्ञात करने हेतु आंकड़ों को व्यवस्थित करेंगे, तो आरोही क्रम में, आरोही और अवरोही दोनों क्रम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आवृत्ति वितरण वक्र में उच्चतम बिंदु दर्शाता है, तो बहुलक को। सर्वाधिक फैशन का संबंध है, तो बहुलक में। बहुलक का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है आवृत्ति आयत, निरीक्षण विधि और समूहन विधि सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में सांख्यिकी विधि नहीं है, तो प्राथमिक समग्र सांख्यिकी विधि नहीं है। अगला है, निम्न में से गणितीय माध्य नहीं है, तो गणितीय माध्य माध्यिका नहीं है। निम्न में से निम्न स्थिति संबंधी माध्य है,
तो माध्यमिक एवं बहुलक। यदि किसी श्रेणी का समांतर माध्य 10 है तो उस श्रेणी के प्रत्येक पद को 3 गुणा करने पर नया समांतर माध्य होगा तो 30 हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी विद्यालय के प्रोफेसर का मासिक औसत वेतन ज्ञात करने हेतु उपयोगी माध्य होगा तो समांतर माध्य। नेक्स्ट, गुणात्मक तथ्यों के माध्य ज्ञात करने हेतु उपयोगी है माध्यिका। एक कक्षा में छात्रों का औसत बौद्धिक स्तर ज्ञात करने हेतु उपयोगी है समांतर माध्य। माध्य की 70% सीमाएं होती हैं तो P15 एवं P15। नेक्स्ट है, निम्न में से चरों के उच्चतम अथवा निम्नतम मूल्य से सर्वाधिक प्रभावित होता है तो समांतर माध्य। माध्यिका का मूल्य निम्न में से किसके बराबर होता है तो द्वितीयक, चतुर्थक, पाँचवां और सातवां, यानी कि उपयुक्त सभी के। यदि समांतर माध्य 20 तथा माध्यिका 25 हो तो बहुलक होगा 35। नेक्स्ट है, आवृत्ति बहुभुज द्वारा निर्धारित करते हैं तो आवृत्ति बहुभुज द्वारा क्या निर्धारित करते हैं, बहुलक को। नेक्स्ट है, 10, 8, 12, 6 और 10 श्रेणी की माध्यिका होगी तो श्रेणी की माध्यिका क्या होगी, 10 हो जाएगी। नेक्स्ट है, निम्न श्रेणी का माध्य 10 है तो x का मान होगा तो x का मान भी 10 हो जाएगा। इसमें 2, 8 x फिर 12 एवं 18 है तो इसमें जो होगा x का मान 10 आ जाएगा। वर्गमूल का प्रयोग किस में होता है तो वर्गमूल का प्रयोग गुणोत्तर माध्य में होता है। प्राथमिक समंक होते हैं तो प्राथमिक समंक मौलिक होते हैं। मूल्यों या वर्गों और उनकी आवृत्तियों के क्रमबद्ध विन्यास को क्या कहते हैं, आवृत्ति बंटन। नेक्स्ट है, जब इकाइयों का निश्चित माप संभव न हो तो उन्हें वर्ग सीमाओं में प्रकट किया जाता है तो सतत श्रेणी में। नेक्स्ट है, ग्राफिक विधि से ज्ञात किया जाता है तो माध्यिका एवं बहुलक। सांख्यिकी का बहुवचन रूप में संबंध है आंकड़ों से। सांख्यिकी की उचित व्याख्या है, सांख्यिकी का संबंध आंकड़ों के संकलन, संगठन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण एवं निर्वेचन से है। नेक्स्ट है, यदि x एवं y चरों में सहसंबंध गुणांक 0.74 है तो यह होगा मध्य सहसंबंध कोष्टक में प्लस। कार्ल पियर्सन के विषमता गुणांक की अधिकतम सीमाएं होती हैं तो x बार 1। नेक्स्ट है, निम्न में से सही संबंध नहीं है तो P50 बराबर माध्यिका, ये सही नहीं है। सहसंबंध के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सत्य है तो इसमें जो कथन सत्य है वो है 1 और 2, यानी कि इस सिद्धांत के द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक घटनाओं के परस्पर संबंधों का स्पष्टीकरण होता है। इसे ग्राफ तथा संख्या के आधार पर ज्ञात किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सहसंबंध के सिद्धांत के उपयोग हैं तो इसके हैं 2 या 2 से अधिक घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन, 2 या 2 से अधिक घटनाओं के पारस्परिक संबंधों का विवेचन और घटनाओं का पूर्वानुमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, सहसंबंध के सिद्धांत का विकास दिया था तो फ्रांसीसी गाल्टन तथा कार्ल पियर्सन ने। किन्हीं 2 चरों के मध्य सहसंबंध पाए जाने का कारण है तो इसका है कार्यात्मक परस्पर प्रतिक्रिया, बाह्य कारकों का प्रभाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरों के मध्य परिवर्तन की दिशा के आधार पर सहसंबंध है तो इसका ऋणात्मक सहसंबंध और धनात्मक दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, सहसंबंध की मात्रा को अभिव्यक्त करने वाले अंक को क्या कहते हैं तो सहसंबंध गुणांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सहसंबंध ज्ञात करने की प्रमुख विधि कौन सी है तो विक्षेप चित्रण और कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक दोनों है। सहसंबंध को किस आधार पर ज्ञात किया जाता है तो ग्राफ अथवा संख्या के आधार पर। नेक्स्ट है, जब 2 चर मूल्यों में इस प्रकार का संबंध हो कि एक से कमी अथवा वृद्धि होने पर दूसरे भी उसी अथवा विपरीत दिशा में परिवर्तित होते हो तो वे दोनों कहलाते हैं तो वे दोनों सहसंबंधित कहलाते हैं। नेक्स्ट है, जब संख्यात्मक रूप से सहसंबंध का मान ज्ञात किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं तो उसे सहसंबंध गुणांक कहते हैं। निम्न में से स्वतंत्र चर है तो तापमान स्वतंत्र चर है। नेक्स्ट है, मात्र 2 चरों के मध्य पाए जाने वाले सहसंबंध को क्या कहते हैं तो सरल सहसंबंध कहते हैं। नेक्स्ट है, जब 2 अथवा 2 से अधिक स्वतंत्र चरों एवं एक आश्रित चर के बीच सहसंबंध ज्ञात किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं तो उसे बहुचरित सहसंबंध कहते हैं। नेक्स्ट है, जब दोनों चरों में परिवर्तन का अनुपात एक समान होता है तो उसे क्या कहते हैं तो उसे सरल रेखीय सहसंबंध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंबंध का पूर्णतः अभाव होता है तो 0 पे। नेक्स्ट, प्रदत्तों में ग्राफीय प्रस्तुतिकरण के संबंध में कौन सा कथन गलत है तो बारंबारताएं OX अक्ष पर दिखाते हैं, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन से प्राप्तांक इंगित करते हैं कि वास्तविक मूल्य प्राप्तांक किसी वितरण के मध्यमान से कितने मानक विचलित होते हैं? तो z प्राप्तांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, z प्राप्तांक को ये भी कहा जाता है, तो इसको सिग्मा प्राप्तांक और रेडियस स्कोर दोनों कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। z प्राप्तांक के विन्यास का मध्यमान सदैव होगा, तो मध्यमान सदैव 0 होता है। z प्राप्तांक के सिग्मा का मूल्य सदैव होता है, तो सिग्मा का मूल्य सदैव 1.00। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक प्राप्तांक का मानक तथ्य है, तो मानक प्राप्तांक का मानक तथ्य क्या है? इनमें मानक विचलन तथा माध्य दोनों ही निश्चित होते हैं। नेक्स्ट है, संचयी प्रतिशत निकालने की विधि है, तो संचयी प्रतिशत निकालने की जो विधि है वो CUMF/N × 100। नेक्स्ट है, वह रेखाचित्र जिसमें संचयी आवृत्ति को प्रदर्शित किया जाता है वह एक कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? संचयी आवृत्ति वक्र। नेक्स्ट है, आवृत्ति वितरण को चित्र द्वारा प्रस्तुत करने की कौन सी विधि नहीं है? तो इसमें वक्राकार ग्राफ विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, NSSO का पूरा नाम क्या है? तो NSSO का जो पूर्ण रूप है वो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। नेक्स्ट है, सांख्यिकी की प्रकृति है, तो सांख्यिकी की प्रकृति कैसी है? विज्ञान एवं कला। लास्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी का कार्य है, तो सांख्यिकी का कार्य है तथ्यों को संख्याओं में प्रकट करना, तथ्यों की तुलना करना, जटिल तथ्यों को सरल बनाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये आपके सेकेंड पेपर के सभी यूनिट इसमें कंप्लीट हो गए। सेकेंड पेपर यानी कि पूरा कंप्लीट हो गया, तो इसे आप लोग अधिक से अधिक बार देख लीजिएगा पेपर होने से पहले तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।